नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल। ठीक है, केमिस्ट्री का है। और अच्छा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सीधे सीधे थ्योरी है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे अभी मैं वो बता दूंगा कि ये पोर्शन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन यही आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से रिएक्शन आएगा। ग्लूकोज को प्रूफ करने के 2-3 है, वो रिएक्शन आपसे पूछेंगे। एसेंशियल अमीनो एसिड पूछेंगे आपसे, और बहुत होगा विटामिन और उसकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग पूछेंगे। बाकी जो लास्ट पार्ट है इसका, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आप डीएनए आरएनए पढ़ते हैं, वो आपके ऑलरेडी बायो वाले सब्जेक्ट में है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसको भी, क्योंकि यहाँ कुछ बायो के अलावा मैथ वाली भी, तो उनको बायो आती नहीं है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चल, तो पहले देखो चैप्टर का नाम क्लियर कर लो, बायो और मॉलिक्यूल। अच्छा, बायो का मतलब होता है बेसिकली लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब हो गया आपका लाइफ, और मॉलिक्यूल आप बेसिकली समझ रहे हो, आपके पास जो जितने भी एयर वाटर ये सब है, ये आपके मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जिंदगी जीने के लिए जो रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या जीवन जीने, किसी भी लिविंग बीइंग को जीने के लिए जो मॉलिक्यूल्स बहुत एसेंशियल होते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं, दैट इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि वो सभी चीजें जो किसी लिविंग बीइंग को जीने के लिए जरूरी होती है। जैसे क्या है कि धरती पे लाने का काम, सबसे पहले लाने का काम केमिस्ट्री ने किया था। ठीक है, लेकिन उस धरती पे लाइफ को एग्जिस्ट करे रखना, बरकरार रखने की जिम्मेदारी बायो की थी। लेकिन उस जिंदगी को आसान बनाना, ये काम आपका फिजिक्स का था। तो लोग भी बोलते हैं ना, फिजिक्स कहाँ पढ़ कहाँ काम आती है, तो है तीनों का। क्योंकि क्लास 10th में एक छोटा बहुत सा कॉन्सेप्ट है, बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो वो बहुत सारे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर हाई हुआ था, उसमें कार्बन नाइट्रोजन ये सब आपस में हाई टेम्परेचर पर कोलाइड किए थे, और जाके डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहले। तो डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन आई थी, फिर धीरे धीरे आपका सेल बना था, फिर सेल के बाद उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना, तो वो पहला प्रिमिटिव बना। तो इस धरती पे लाने की जिम्मेदारी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो जिम्मेदारी गई, वो गई केमिस्ट्री। तो लाइफ तो आ गया, अब उस लाइफ को कंटिन्यू रखना था पृथ्वी पर, तो वो जिम्मेदारी बायोलॉजी ने उठा ली विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसने कहा कि मैं जनरेशन टू जनरेशन में लाइफ कंटिन्यू करे रखूंगा। लेकिन अब क्या है कि उस लाइफ को आसान नहीं, तो फिर जैसे पहले कहाँ रहते थे, गुफा में जिंदा लागा हुआ करते थे ना, तो जिंदगी वैसे ही रह जाती। तो क्या है कि केमिस्ट्री तो ले आया, बायो क्या है, आपको वंश आपका बढ़ा रहा है। लेकिन जो आप जिंदगी आपकी जीनी थी, जो आसान करनी थी, आप जिंदा लाला हूं ना करें, आपकी जिंदगी आसान हो, लाइट में रहिए, सोफे पे सोइए, बेड पे सोइए, एसी में सोइए, तो ये जिंदगी जो आसान थी, जिंदगी को आसान करने का काम फिजिक्स ने किया। अब वो कंपोनेंट, वो मॉलिक्यूल जो एक लिविंग बीइंग को जीने के लिए जरूरी है, मतलब कंपलसरी ही है, उनको वो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके। अब ऐसा नहीं है, आप जैसे सिलेबस में भले पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा इतना तो अनपढ़ होकर नहीं बैठे हो कि आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन कौन से, ये सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए, प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए, विटामिन आपको चाहिए ही चाहिए, न्यूक्लिक एसिड चाहिए, फैट चाहिए। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी बॉडी की, जो आपको चाहिए ही चाहिए। इनमें से कोई भी एक कम होगा तो बॉडी उसकी कमी से कोई ना कोई आपको रोग हो जाएगा। जैसे आपकी बॉडी में अगर विटामिन कम हो गया तो विटामिन की कमी से रोग होते हैं, विटामिन डी कम हो जाएगा तो कॉमन है, बचपन में पढ़े होंगे। विटामिन डी, डी कहाँ क्या किस काम आता है? विटामिन बॉडी का हड्डी से रिलेटेड है, विटामिन डी हड्डी से रिलेटेड है। दूध दूध पियो, विटामिन डी ज्यादातर रिकेट्स हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, विटामिन डी नहीं जाएगा। विटामिन सी खट्टी चीजों से, संतरा और आंवले से मिलता है, कर भी हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे क्लास में पढ़ाया जाता था कि डिफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। तो जैसे विटामिन की कमी होगी तो एक होगा आपको रोग होगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो भी आपको दिक्कत होगा, प्रोटीन की कमी होगी तो भी दिक्कत होगा। तो कुछ बेसिक्स मॉलिक्यूल है, कुछ जरूरी मॉलिक्यूल है आपको जिंदगी को जीने के लिए जो जरूरी होते हैं। उनमें से आपका है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड। ये वो मॉलिक्यूल है जो किसी लिविंग बीइंग को जिंदा रखने और जिंदगी जीने के लिए जरूरी होते। ठीक, द मॉलिक्यूल विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। समझा दिया।
लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। फैट का छोटा यूनिट है लिपिड। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। हमारी बॉडी में भी सबसे ज्यादा जो फूड आपको इंटेक करना है वो आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब ये 10th क्लास में बेसिक्स में था, ठीक है। 10th में देखो होते तो सब है, लेकिन आपको जो ज्यादा आपको इंटेक करना है, आपको सबसे ज्यादा इंटेक करना है कार्बोहाइड्रेट। आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। देन आफ्टर डाइट के बेसिस पर आपका प्रोटीन होना चाहिए, और प्रोटीन के बाद तब आपका फैट होना चाहिए, और तब आपका न्यूक्लिक एसिड। मतलब कुल मिला के आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। और वैसे भी आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट, तो मेन 4 चीज में तो कार्बोहाइड्रेट ही है। अब उसके साथ जो बचा आप डाल ले, या जो भी आप अलग से हरी सब्जी लिए, तो उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट तो आपको ज्यादा चाहिए। अब उसके पीछे भी एक थोड़ा सा रीजन क्या है, जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाओगे तो इससे एनर्जी निकलती है 4.2 किलो कैलोरी। और जब आप 1 ग्राम फैट को जलाओगे तो ये निकलेगा 9.8 किलो कैलोरी एनर्जी। अब आप इसको समझिए, जब फैट का 1 ग्राम बॉडी में जलेगा तो इतना एनर्जी निकलेगा, और जब कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जलेगा तो इतना निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एनर्जी के रिक्वायरमेंट में आपको ज्यादा क्या लेना चाहिए, फैट लेना चाहिए था ना, ज्यादा ज्यादा एनर्जी निकलता है। लेकिन क्या ज्यादा लेने को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके पीछे का रीजन ये है, आपके बॉडी का कंट्रोलर ऑर्गन कौन है, ब्रेन। तो ब्रेन ने क्या कहा है, ब्रेन ने सीधे सीधे कहा है हमको जो एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट वाली चाहिए, हम फैट वाली नहीं लेंगे। तो हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट, रिलीज ऑफ अमाउंट एनर्जी है वो है कम। तो बैलेंस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ाएगा, तब तो बैलेंस करेगा वो। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट आप ज्यादा लेते हैं, आपके फूड में ज्यादा होता है। दूसरा, छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, प्रोटीन आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मतलब पूरी बॉडी, नाखून से लेके बाल तक सब क्या है, वो आता है नहीं टाइड, जगली फर्नांडिस करती थी टेस्ट में का। बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन, ठीक है, बाल में केराटिन होता है। अभी कुछ लोग की बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होती है कि इनके बाल सफेद हो जा रहे हैं, बाल झड़ जा रहे हैं, ये बहुत है। तो शैम्पू लगाने से, पहली बात, शैम्पू और सीरम लगाने से बाल झड़ना कम नहीं होगा। पहले तो ये दिमाग से रखो, बड़ा बड़ा शैम्पू, बड़ा महंगा महंगा शैम्पू लगाओगे, सीरम लगाओगे, नहीं होगा सही है। आप इंटरनली, बाल क्यों झड़ता है, बाल इसलिए झड़ता है क्योंकि आपका जो रूट हेयर है, यहाँ का जो बाल का रूट हेयर है, वो रूट हेयर कमजोर हो रहा है। वो भाई पेड़ उखड़ क्यों जा रहा है, क्योंकि जो रूट है वो पकड़ नहीं पा रहा है मिट्टी को, इसीलिए वो कमजोर है। हवा चल रहा है, थोड़ा सा फोर्स लगा, पेड़ उखड़ गया तुरंत। तो आप जड़ मजबूत करिए उसका। तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, बाल के प्रोटीन के लिए कौन सा डाइट ज्यादा जरूरी है, आप वो डाइट करिए, तो वो आपका जड़ मजबूत हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब उतना पता करो थोड़ा बहुत। दूसरा, बाल सफेद बहुत हो जाता है, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लड़कियों में आती है, सफेद हो रहा बाल। आजकल लड़कों में आ रही है, ऐसा नहीं है। और आजकल कम उम्र के बच्चों में भी बाल सफेद हो जा रहा है, छोटी उम्र में बाल सफेद हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बाल सफेद ना हो, तो इसका सबसे है कि आप या तो मूंगफली खाइए, या तो आप प्याज खाइए, क्योंकि बाल को काला करने के लिए मैग्नीशियम का होना जरूरी है, और इन दोनों में मैग्नीशियम भर भर के पाया जाए। तो सैलेड खाओ, सैलेड, प्याज, कच्चा प्याज जितना ज्यादा खाओगे, बाल उतनी देर तक काला रहेगा आपका। नहीं तो फिर, इसीलिए ये रीजन है। आप इसीलिए सब देखिए, जो पुराने टाइम के लोग होते थे, उनके बाल वाल कितने मोटे और घने और काले होते थे, क्योंकि वो लोग क्या, एक रोटी प्याज सलाद ही खाते थे। आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे लोग क्या खाते हैं, बर्गर खाते हैं, नहीं मोमोज खाते हैं, क्या खाते हैं, हाँ चाउमीन भी खाते हैं, केले भी खाते हैं, पैसा भी लोग दे देते हैं, खिलाते भी नहीं है। तो क्या है, खान पीना आपका ध्यान जब नहीं रखोगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे आज आप क्या खाते पीते हैं, वो आने वाले 10 सालों के बाद वो आपको दिखेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। आज आप अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आने वाले 15-20 साल में आपको दिख जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप 25 साल क्रॉस करेंगे और 30 टच किए, बॉडी अपने आप को चेंज करना शुरू। 35 होते होते बॉडी आपको जवाब देना स्टार्ट कर देगी, 40 पहुंचते पहुंचते हड्डी जवाब देना शुरू कर देगा आपका।
अब जो स्टार्टिंग से अपनी बॉडी को हेल्दी खाना खाएगा, बैलेंस डाइट प्रॉपरली लेगा, जो स्टार्टिंग से डाइट मेंटेन किया है, उसकी बॉडी को अंत तक प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जो दाएं बाएं किए फिर उसको दिक्कत होगी। तो कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है स्टार्च। बेसिक क्लासेस में आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया गया होगा। फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड बनाता है और प्लांट अपना फूड स्टोर भी कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट अपने फूड को, फिर वो स्टार्च कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, जो कि अभी आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, some simple molecules like vitamin and mineral salt also play an important role in the function of organism। अच्छा देखो, क्लास 10th में फूड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, पढ़े होगे, सुने होगे, याद होगा, और एक होता है आपका माइक्रो। कुछ चीजें हैं जो उसमें इंक्लूडेड नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि वो सब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़े हो ना तो उसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ होता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट और कुछ होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट को प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते थे और माइक्रो को प्रोक्सीमेट ऑफ फूड बोलते थे। उतना याद नहीं, ठीक है चलो। मैक्रो मैक्रो का मतलब हो गया ज्यादा, माइक्रो का मतलब कम। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को हर हाल में चाहिए और ज्यादा चाहिए, तो वो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये लोग चाहिए चाहिए और ज्यादा चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए आपकी बॉडी को, तो वो हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में वो है ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन बस चाहिए, टाइम टू टाइम उनको मिलता रहे, बॉडी को आप वो सप्लाई करते रहिए, आप स्किप मत करिए, कमी मात्रा में दीजिए लेकिन आप देते रहिए। जैसे मिनरल, जैसे विटामिन, ये सब आप उसको देते रहिए टाइम टाइम पे। जैसे कभी कभी पालक भी खा लेना चाहिए, विटामिन B12 मिलता है उससे। कभी कभी दही भी खा लेना चाहिए। ठीक है, हरी सब्जियां कभी कभी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कभी कभी आप खा लीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी। कोई फ्रूट से स्पेसिफिकली आप वो खा लीजिए, फ्रूट से भी आप मिल जाएगा। तो ये क्या है, आपको इनमें कम चाहिए, थोड़ा बैलेंस डाइट में रेगुलरली हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। 2-3 दिन में एक बार ले लिया, हफ्ते में एक बार ले लिया, महीने में 3-4 बार ले लिया, तो वो ठीक है, कम में लीजिए, लेते रहिए, इतना ध्यान रखिए। मैक्रो तो चाहिए ही चाहिए, रोटी चावल दाल, तो रोटी और चावल ये तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, इसको तो लेना ही लेना है। सब्जी क्या करेगा, सब्जी तो खाली खा नहीं पाओगे, दाल खाली प्रोटीन लेके चल नहीं पाओगे, कुछ सॉलिड फूड चाहिए ना, तो रोटी और चावल तो आपको लेना ही पड़ेगा हर हाल में। ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिन छोड़ो खाना, पहले दिन छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लोग व्रत रहते हैं तो एक दिन व्रत ले जाएंगे आराम से बिना खाना पिए, उनसे कहीं जरा दूसरे दिन भी रहे, तो दूसरे दिन तक कुछ लोग रह जाएंगे, आधे दिन तक, लेकिन जवाब दे जाएंगे, फिर चलो रह गए, तीसरे दिन तक फिर हालत खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। वो रीजन ये होता है, देखिए आपके बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म देखो, बॉडी में कितना सही बनाया गया है। आप जब लेते हो खाना, जब आप जैसे आपने मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाया, आप जानते हो ये स्टार्टिंग जो है इस चैप्टर का, ये भी आपका 10th वाला ही चलेगा। आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन भी पता याद है, 3 तरीके के न्यूट्रिशन होते थे, आप कौन से वाले हैं? अरे एक होता था पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक होता था सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, एक होता था होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप कौन से वाले हैं? आप होलोजोइक वाले हैं। कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक करते हैं और आपकी बॉडी उसको सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देती है, डिफरेंट। तो आप कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, आप इसको लेते हैं और बॉडी में जब जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है, ये मान लो आपकी बॉडी में हद से ज्यादा बन गया, जितना नहीं चाहिए था उससे ज्यादा बन गया, तो ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज पहुंचेगा लीवर के पास, और लीवर के अंदर ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और लीवर में हो जाएगा स्टोर। मतलब एक्सेस ग्लूकोज आपके बॉडी में जो होगा वो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। क्लास 11th बायोलॉजी एनाटॉमी को पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी में है जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसमें रहता है ये। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ये लिवर में होता है। आप एक दिन व्रत रहे, जब आप व्रत रहेंगे तो आपकी बॉडी को खाना चाहिए
उसको तो एनर्जी चाहिए। तो जब आप व्रत रहते हो तो आपकी बॉडी का यही ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर है ये कन्वर्ट होता है किसमें, वापस ग्लूकोज में, और फिर इस ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ बर्न होके ये CO2 प्लस H2O और प्लस आपका क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, जिसको आपने इस प्रोसेस का नाम आपने क्या दिया था क्लास में, रेस्पिरेशन, की ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर ली जाती थी, फिर जरूरत पड़ने पर वहां से एनर्जी रिलीज कर दी जाती थी। तो एक्सेस ग्लूकोज लीवर में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब आपकी बॉडी को ये जरूरत पड़ती है तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक दिन व्रत रहे तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा, आप दूसरे दिन भी व्रत रहे ग्लाइकोजन, तीसरे दिन तक पहुंचे तो आपकी बॉडी का सारा ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा, तो यूज हो गया। अब ग्लाइकोजन के बाद कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया ना, तो कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद, कार्बोहाइड्रेट खत्म होते बॉडी तुरंत जंप मारती है किस पे, इसीलिए लोग खाना छोड़ते हैं तो सोचते हैं कि पतले हो जाएंगे, क्योंकि कार्बो पहले तो आप खाना जब छोड़ोगे, खाना जब कम खाओगे, डाइटिंग तो कहते समझो, खाना जब कम खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी सफिशिएंट नहीं जा पा रहा है, बॉडी को तो अपनी एनर्जी सब्जेक्ट पूरी करनी है, तो ये जब नहीं जाएगा तो बॉडी तुरंत किसको जलाना शुरू कर देगी, फिर फैट को जला। तो आपके बॉडी में टिश्यूज है, आपके पास एक टिश्यू होती थी दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होता था, फैट स्टोर होता था। वो एडिपोज टिश्यू में जो आपका फैट स्टोर है वो धीरे धीरे बर्न आउट होने लगता था, और धीरे धीरे वो जब जलेगा तो धीरे धीरे आदमी पतला हो जाएगा, वो क्योंकि वो बर्न आउट होने लगेगा। अब सारा फैट निकल चुका है तो अब गाड़ी किस पे आके रुकेगी, प्रोटीन पर आके रुकेगी। प्रोटीन थोड़ा बहुत यूज करेगा, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। प्रोटीन का सीधा सा फंडा है, यूज होना होगा, बॉडी में यूज हो जाएंगे, नहीं तो बॉडी से बाहर हो जाएंगे। प्रोटीन कभी भी आपकी बॉडी में रुकेगा नहीं, तो अगर प्रोटीन बॉडी में रुक गया तो आपको बहुत सारी बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए प्रोटीन रुकना नहीं चाहिए बॉडी में, या तो आप उसको कहीं यूज करवाइए, तुरंत बॉडी में कहीं यूज करवाइए, या तो उसको बाहर निकालिए, ये रुकना नहीं चाहिए। रुकना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन्हीं दोनों के लिए। इसको स्टोर करने के लिए एडिपोज टिश्यू बनाया गया है, और इसको स्टोर करने के लिए लीवर बनाया गया है। इनको स्टोर करने के लिए कुछ बना, वो इसलिए क्योंकि इनको तो पहले ही बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है ना, तुम्हारा काम क्या है, सांचा बनाना, तो तुम स्टोर क्यों हो रहे हो, तुम सांचा बनाओ खाली, ज्यादा हो जाएगा तो जितना काम लगेगा लगेगा, बाकी को ये बाहर करते हैं। इसी की बाद में टेस्ट की जाती है, क्रेटिनिन का टेस्ट होता है, लीवर वो क्या बोलते हैं, नहीं किडनी का टेस्ट होता है, उसमें चेक किया जाता है प्रोटीन का अमाउंट कितना ज्यादा है, कम है कि ज्यादा है, एल्ब्यूमिन का चेक किया जाता है। तो मोटे हो जाओगे, और तो देखो फैल जाओगे, और ज्यादा स्टोर एडिपोज टिश्यू होता जाएगा, फैलते जाओगे, चल नहीं पाओगे, और क्या सामने वाला तुमको मोटू मोटू जाएगा। अरे फैट शॉक एब्जॉर्बर है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी मोटा उसको एक घुसा मार के देखो, उसको चोट ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में शॉक एब्जॉर्ब का काम करता है। फैट का होना भी बॉडी में जरूरी है, फैट भी होगा, थोड़ा बहुत एनर्जी वो भी देता है, ऐसा नहीं है, इनकेस कभी ये नहीं दे पाया तो ये भी देता है, थोड़ा बहुत होना इसका भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा एक बात हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब तो माइक्रो में आ गया और लेना इनका कंपलसरी है। माइक्रो में आपका बेसिकली आ गया वाटर हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया। अब समझिए, मैक्रो को नहीं लोगे तो भी मरोगे, माइक्रो को नहीं लोगे तो भी मरोगे, लेकिन तड़प तड़प के मरोगे, मरोगे तो दोनों, इसमें ऑन द स्पॉट मरोगे, इसमें तड़प तड़प के मरोगे। बेसिकली माइक्रो जिसका रिक्वायरमेंट बॉडी को कम है, तो कम है तो माइक्रो में आप विटामिन ले रहे हैं या मिनरल ले रहे हैं, तो जब उसकी कमी होगी तो विटामिन की कमी से कोई ना कोई रोग होगा, फिर उस रोग की वजह से निपट जाओगे। तो ये पहले कमी होगी, जैसे विटामिन ए बॉडी में कम हो गया, विटामिन सी कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया, तो सबकी कमी से पहले बॉडी में रोग होगा, फिर रोग, उस रोग की वजह, उस रोग को झेलोगे आप कुछ दिन तक, तो उसकी वजह से आप धीरे धीरे बॉडी और वीक होती जाएगी और निपट जाओगे। तो निपटने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन छोड़ो, तो छोड़ते ही पड़ जाओगे तुरंत, तो इसमें है ये, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मरने में, इसमें थोड़ा देर लगेगा पूरी सब्जी बटने में, इसमें तो जल्दी बट जाएगा। तो वो आपके ऊपर है। लोग डाइटिंग करते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं, वो कॉलर बोन अपना, ये जो यहाँ होता है ये, ठीक है, यहाँ पे कॉलर बोन, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसी को दिखाने का कॉन्टेस्ट होता है कि ये जिसकी जितनी क्लियर कट दिखेगी ये, ठीक है।
बहुतों की दिखती है, क्लियर कट दिखती है। जिनकी ये दिखती है, बेसिकली जिनकी ये दिखती है, उनका माना जाता है कि उनकी बॉडी बहुत स्लिम एंड फिट मानी जाती है। कभी कभी किसी किसी चक्कर में, डाइटिंग के चक्कर में वो ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो होता है। तो सब क्यों, कुल मिला के खाओ पियो, खाओ पियो, हेल्दी बने रहो। क्यों, खा पी के हेल्दी बने रहो, अपना भी खाओ, पड़ोसी का भी खाओ। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट की जो छोटी यूनिट होती है वो ग्लूकोज होती है। मतलब आप लोगे तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बॉडी उसको किसमें तोड़ देगी, ग्लूकोज में। आप लोगे प्रोटीन, बॉडी उसको किसमें तोड़ देगी, अमीनो एसिड। और फैट लोगे तो उसको बॉडी किसमें तोड़ देगी, ये स्मॉलर यूनिट है, बॉडी इसे तोड़ेगी उसको। ठीक, चलो अब है आपका कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, पहले कार्बोहाइड्रेट देखो। कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट, पहली बात तो एक प्राइमरी प्रोड्यूस जो प्लांट्स ही बनाता है। कार्बोहाइड्रेट बनाएगा तो प्लांट ही बनाएगा सीधे। और दूसरा, ये नेचुरल अकरिंग होता है, प्लांट बना रहा है तो नेचुरल अकरिंग नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स इसके जैसे दिए हैं, केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब आपका फेमस कार्बोहाइड्रेट है। अभी कार्बोहाइड्रेट टाइप डिवाइड करोगे तो उसमें और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा इनका डेफिनेशन पे देखो। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट बोले तो बहुत बात, ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग को ध्यान से नहीं देखोगे, जरा इसको ध्यान से, स्पेलिंग को ध्यान से देखो। इसमें दो चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट में ना, एक तो कार्बो है, तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट शब्द किसके लिए यूज होता है, पानी के लिए। तो हाइड्रेट का मतलब हो गया पानी। तो कार्बन कितना होगा हमें नहीं पता तो हम एक्स मान ले रहे हैं, पानी कितना होगा हमें नहीं पता तो हम वाई मान ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ये बनी थी कि कार्बन के साथ कितना पानी अटैच है, कार्बन के साथ कितना पानी अटैच है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो ये फिर एक जनरल फॉर्मूला भी सेट किया गया कार्बोहाइड्रेट का, ये एक जनरल फॉर्मूला है। और कार्बन के साथ कितना पानी अटैच है, जैसे पीओपी पढ़े थे 10th में, कितना पानी अटैच रहता है वो, कितना पानी अटैच रहता है वो, यूपी में कितना पानी रहता है अटैच, देख रही हो। अच्छा, हाफ H2, CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किससे बनता था ये, पीओपी किससे बनता था, जिप्सम, CaSO4 डॉट 2H2O। तो जिप्सम में कितना पानी अटैच, दो पानी, दो मॉलिक्यूल। अरे फिटकरी जान रहे हो, फिटकरी में कितना पानी अटैच होता है, फिटकरी फार्मूला बताओ जरा, पोटासियम बताओ, बताओ। 24 देखो, चलो पहला और आखिरी याद, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो फिटकरी में 24 पानी अटैच है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 पानी, आधा पानी अटैच है, और जिप्सम में 2 पानी अटैच है। वैसे ही कार्बन के साथ कितना पानी अटैच है, उसी को क्या उन्होंने नाम रख दिया, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है कि ये चला पहले शुरू में तो बहुत अच्छा चला, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई, एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट थे वो इस फॉर्मूले में नहीं बैठ रहे हैं, और जो नहीं थे वो बैठ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने जो ये डेफिनेशन दी है ये कहीं ना कहीं गलत हो रही है। आपने तो तुक्का मार के दे दिया, लेकिन ये गलत हो रहा है। और एनसीईआरटी ने इस लाइन को कोट किया है, खुद लिखा है कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो इसके जनरल फॉर्मूले पे नहीं बैठ रहे हैं, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट है, और जब जो बैठ जा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो वो कुछ के नाम याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि वो लिखवा दिया है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखवा दिया, एंड इट इज कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज दैट इज C6 फिट इनटू दिस फार्मूला। अच्छा, ग्लूकोज इस फार्मूले पे एकदम फिट बैठता है। ग्लूकोज का फार्मूले में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं ना। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, 6, और जितनी एक्स की वैल्यू लोगे उतनी ही तुमको किसकी वैल्यू लेनी है, वाई की। तो अगर यहाँ आप रखते हो C6 और H2O का आप करते हो होल 6, जब ब्रैकेट खोलोगे तो C6 और 6 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 6 2 जा 12, और O का, तो ग्लूकोज तो एकदम फिट बैठ गया इस पे, तो ये ठीक है। अभी कुछ और लोग हैं जो इस पे फिट नहीं बैठ रहे थे,
all compounds which fit into this general formula may not be classified as carbohydrate. हर वो कंपाउंड जो जनरल फॉर्मूले पे फिट बैठ गया जरूरी नहीं है कि वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट हो ही। ठीक, जैसे एसिटिक एसिड ये बैठ जा रहा है लेकिन क्लियर है एसिटिक एसिड मान नाम में लिखा है एसिड तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं। अच्छा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 IPAC नाम। तो चैप्टर चल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है। विंटर में ये फ्रीज कर जाता है तब इसका नाम, विंटर टाइम में ये फ्रीज कर जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड सर्दियों के टाइम में फ्रीज कर जाता है तो उसी को बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अच्छा, क्या कार्बन है इसमें? 2 कार्बन हो गए और कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 और 1 4। और कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। अब ध्यान से देखना, अगर इसको इस फॉर्मूले में बैठाया जाए तो इसका मतलब है C2 और H2O। तो मैंने कहा ना x और y की वैल्यू सेम है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी? 2। तो इसको जब करोगे C2 2 अंदर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 और O आ गया कि नहीं आ गया? एसिटिक एसिड। तो ये भी तो बैठ गया, एसिटिक एसिड भी तो जनरल फॉर्मूले पे बैठ गया, लेकिन एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है क्योंकि ये तो एसिटिक एसिड है, ये तो एसिड है। तो फिर यहां से समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्मूले में बैठ रहे हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ही होंगे। Some compounds does not fit in general formula but it is a perfect carbohydrate। कुछ लोग इस पे नहीं बैठ रहे हैं लेकिन वो एकदम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका है रेमिनोज, तो रेमिनोज इस पे नहीं बैठता है। C6H12O5 नहीं बैठेगा इस पे, लेकिन ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। डज नॉट फिट इन द जनरल फॉर्मूला बट इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब है कुल मिला के फिर क्लियरिटी यही निकली, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही निकली कि जो आपने डेफिनेशन दिया है कार्बोहाइड्रेट का वो गलत, सही नहीं है, वो गलत हो रहा है इसमें। तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन को कैंसिल किया गया और फिर से कार्बोहाइड्रेट की एक दूसरी डेफिनेशन बाहर निकाली गई, दूसरी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो राजा कौन है? कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक के बाद कौन है? अल्कोहल। अच्छा, तो कार्बोक्सिलिक के बाद आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद इसी का छोटा भाई, और उसके बाद बेसिकली तो कार्बोक्सिलिक क्योंकि राजा, तो इसका जो सफिक्स यूज होता है, कार्बोक्सिलिक का जो सफिक्स होता है वो होता है आपका OE से। ठीक है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स यूज होगा लॉन लिखते समय वो अल, कीटोन का जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओड, और एल्कोहल का जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ऑल। ये तो सफिक्स है। अब आता है इसका प्रीफिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई प्रीफिक्स नहीं होगा क्योंकि हम ही राजा हैं, तो जहां हम रहेंगे हमसे ही सब होगा। उसके बाद जो होगा, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के जगह पे प्रीफिक्स अगर यूज करना होगा तो फॉर्मिल यूज करोगे, कीटोन को अगर यूज करना होगा तो कीटो यूज करोगे, और अगर एल्कोहल को यूज करना होगा तो हाइड्रोक्सी यूज करोगे। समझो, पहले आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दोनों एक साथ प्रेजेंट है। राजा कौन है? फंक्शनल ग्रुप ये भी है, फंक्शनल ग्रुप ये भी है, लेकिन क्योंकि कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इनके प्रेजेंस में ये वहां क्या बन जाएंगे? ब्रांच बन जाएंगे। जब एल्कोहल ब्रांच ऐसा यूज होगा तो उसकी जगह नाम हाइड्रोक्सी, कीटोन जब ब्रांच की तरह यूज होगा तो कीटो, एल्डिहाइड जब ब्रांच की तरह यूज होगा तो फॉर्मिल, और कार्बोहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक क्योंकि राजा ही वही है तो उससे स्ट्रॉन्ग कोई होता ही नहीं है, तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स है नहीं। समझ आया? अब क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट को हमने डिफाइन किया, जब उसको बनाना है तो हमने कार्बोहाइड्रेट में 2 फंक्शनल ग्रुप हमने ऑब्जर्व किए। पहला एल्डिहाइड और एल्कोहल, और कुछ में कीटोन भी होता। तो जहां एल्डिहाइड नहीं होगा वहां कौन होगा? या तो एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल मिलेगा या तो कीटोन के साथ, दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो यानी कि एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो उस जगह पे आप एल्कोहल को क्या नाम देंगे? हाइड्रोक्सी नाम लेंगे। समझ आया? अब जो डेफिनेशन नई वाली दी गई है, अब डेफिनेशन पढ़िए, समझ आ जाएगा।
कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव, वो तो भी आगे करवाएंगे। और जिन्होंने हेलो एल्केन एंड हेलोरीन पढ़ा होगा, पढ़े तो सभी हो, तो उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा, ये पढ़ाया गया है। डाई सिमेट्री निकाल के, डायस्टीरियोमर निकाल के, इनएंशियोमर निकाल के, कायरल सिमेट्री निकाल के आप सब पता कर सकते हैं, बताया गया है। नहीं होगा कि है आगे, इसमें थोड़ा बहुत करा देंगे इस पे, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी किसके लिए यूज हुआ है वहां, और पॉली का मतलब है एक से ज्यादा OH है, और साथ में आगे क्या लिखा है, कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी ढेर सारे OH के साथ एल्डिहाइड होगा, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या तो ढेर सारे OH के साथ कीटोन होगा। The compounds which produce such units on hydrolysis, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी के साथ रिएक्शन जब करवाओगे तो वो ढेर सारा ये यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स व्हिच मीन शुगर। कार्बोहाइड्रेट इसीलिए मीठा होता है। रोटी खाइए, गरम रोटी तवे से निकल के टुकड़ा गरम रोटी मुंह में डालिए, थोड़ी देर चबाइए, रोटी मीठा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट, चावल भी खाओ, चावल मीठा होता है, तो खा लोगे, सूखा चावल सूखी रोटी थोड़ा सा खा लोगे, क्योंकि मीठा शुगर होता है उसमें, ठीक है। तो जनरली जिन लोगों का शुगर डाउन हो जाता है कभी कभी, तो उनको चावल और रोटी खिला दिया जाता है डायरेक्ट, तो उनका बीपी शुगर बढ़ जाता है उनका। सम कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। कुछ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है शुगर वाला, मीठा होता है, कुछ का मीठा नहीं होता, तो जिनका मीठा होता है वो क्या बन जाते हैं, शुगर बन जाते हैं। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम इज सुक्रोज, C12, H22, O11। सब फॉर्मूला याद करते हुए चलिए, कब कहां कौन आ जाए क्लियर है नहीं। चलो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है कई टुकड़ों में, कई पार्ट में। अब पहले इनके टुकड़े समझ लो कि ये टुकड़े हुए कैसे और टुकड़े किए क्यों गए, रीजन इसके पीछे, हालांकि एनसीईआरटी तक एक्सप्लेन नहीं की है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, अच्छा आप कार्बोहाइड्रेट, प्लांट ने बनाया स्टार्च, स्टार्च से वो कन्वर्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट, यही कार्बोहाइड्रेट आप अपनी बॉडी में लेते हैं। वो जो एक रोटी का टुकड़ा आप तोड़ते हो या जो एक चावल आप खाते हो, वो बेसिकली क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये टूट जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में ये टूट सकता है, डिवाइड ये हो सकता है 3 पार्ट में। पहला जो इसका पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। अब ये टूटेगा कैसे, तो एनसीईआरटी ने क्लियर कट लिखा है, कार्बोहाइड्रेट का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब इसका रिएक्शन, एक होता है हाइड्रेशन, ये आपसे वाइवा पूछेंगे वो, अगर पूछना होगा, या जब हम बैठेंगे तो हम भी पूछ लेंगे। तो एक हो गया हाइड्रेशन और एक हो गया हाइड्रोलिसिस। वो तुमसे, क्योंकि दोनों ही वर्ड पानी के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन कब कहाँ यूज किया जाता है वो ध्यान रखिए। देखो, जब पानी खुद उतरेगा रिएक्शन करने, कि पानी खुद जा रहा है रिएक्शन करने, तब वहां वर्ड यूज होता है। और जब पानी की वजह से कोई घटना हो रही होती है तो वहां चेक किया जाता है हाइड्रेशन। तुम्हारे वजह से कुछ हो रहा है, तुम्हारे वजह से कुछ हो रहा है तो तुम बोलोगे हाइड्रेशन। तुम्हारे वजह से झगड़ा हो रहा है तो तुम होगा हाइड्रेशन, और तुम ही झगड़ा कर रहे हो तो हाइड्रोलिसिस। तो पानी जब खुद उतरेगा रिएक्शन करने तो हाइड्रोलिसिस, और पानी जब वजह से कुछ हो रहा हो तो वहां हाइड्रेशन होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पानी के प्रेजेंस में टूटता है। अब या तो वो मोनो में टूटेगा, या वो ऑलिगो में टूटेगा, या वो पॉली में टूटेगा। अच्छा तुम खाए क्या, कार्बोहाइड्रेट, होलोजोइक हो ना, होलोजोइक हो तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी कहते हो ना, होलोजोइक क्या करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आप लेते हैं, बॉडी उसको सिंपल एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्म में तोड़ देती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट लिए हो तो बॉडी उसको तोड़ेगी किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज। तो अब सवाल है कि वो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा कैसे, तो टूटने के लिए क्या चाहिए, आप समझ आया, पानी क्यों पीते हो, ये रीजन है, ये रीजन है पानी पीने का। प्यास लगती है इसलिए पानी नहीं पीते हो,
आपके शरीर में होने वाली हर घटना पहले से प्री डिसाइडेड है कि अंदर जो मैकेनिज्म है वो उसी के बेसिस पे। आप अगर पानी पीना भी बंद कर देंगे, आप सिर्फ खाना खाइए, पानी मत पीजिए, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। चाहो तो ये करके चेक कर लो, पानी मत पियो, सिर्फ खाना खाते जाओ, एनर्जी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ही नहीं इसमें। और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके रिस्पायरेशन नहीं होगा, एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करोगे? तो पानी आपको प्यास लगती नहीं है, आपको प्यास लगवाई जाती है जानबूझकर। आप दिन भर पानी नहीं पीते हैं, दिन भर नहीं पीते हो, ये आपकी बॉडी में फेनोमेना 24/7 चलता रहता है, ये आपका कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि जिस दिन ये रुका, जिस दिन ये प्रोसेस रुका ना, उस दिन आपकी सांसें रुक जाएंगी। सर ये उल्टा कर दे, मतलब खाना ना खाए सिर्फ पानी पिए पूरे दिन, मतलब क्या? तो खाली पानी पियोगी तो पानिया तोड़ेगा किसको? हवा तोड़ेगा वो। तो वही खाली पानी पी के भी तो लोग जिंदा रहते हैं ना। कब तक रहोगी जिंदा? कुछ दिन तक तो रहेंगे। तो कुछ ही दिन तक रहोगी ना। बोला ना वही कि ग्लाइकोजन स्टोर है, वो कन्वर्ट होगा, कुछ दिन तक वो चलाएगा, कुछ दिन तक फैट चलाएगा, कुछ दिन तक थोड़ा प्रोटीन चलाएगा, जब तक चलाना होगा चलाएगा। ज्यादा पानी पीने से भी आदमी की मौत हो जाती है, ये आप ध्यान रखिए। हाँ, ये ध्यान रखिए, पानी का एक लिमिटेड अमाउंट ही बॉडी जाना चाहिए। अत्यधिक पानी भी अगर आप पिए, लोग स्विमिंग जाते हैं तो कैसे डूब के मर जाते हैं। स्विमिंग पूल में वो पियो पानी ढेर सारा, कैसे डूब गए वो? तो क्या एक्सेस पानी चला जाता है बॉडी में, तो वो भी आपके लिए दिक्कत है। एक दो तीन चीजें और, जैसे कहीं आप बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं या खेल के आ रहे हो, तो एक बहुत बुरी आदत होती है बच्चों की, ये एक मृत्यु का कारण है। अगर आप दौड़ के आए हैं, खेल के आए हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके आए हैं और आपने अगर तुरंत पानी पी लिया, तो मान के चलिए आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर आप मर जाएंगे। ये गारंटी श्योर है। ठीक, क्या रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन क्या है? रीजन ये है, आप जब खेल के आते हो या आप जब फिजिकल एक्सरसाइज करके आते हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफी हाई पे रहता है, वो वार्म रहता है, और अक्सर पानी पीते कैसा हो आप? फ्रिज का पानी निकाल कर पियोगे, ठंडा पानी पियोगे, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है हाई। आप सडन जब गर्म ठंडा पानी पियोगे तो अचानक से बॉडी का टेम्परेचर लो होना चाहेगा, जो कि एक बैक लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपके स्टमक का जो ओसोफेगस के नीचे का रीजन है वो एक साथ ब्लास्ट कर जाएगा, तुरंत वहां वो ब्लास्ट करेगा वो, क्योंकि सबसे पहले पानी स्टमक में जाएगा, तो स्टमक उस टेम्परेचर को होल्ड नहीं कर पाएगा, और वहां का जो ट्यूब्स होंगी, जो वेसल्स होंगी, वो फट जाएंगी। उनके फटते तुरंत मुंह से उल्टी होना शुरू हो जाएगा, और एट द मोमेंट आप अगर नहीं भी हो जाए तो अंदर ही अंदर आप मर जाए। तो इसीलिए आइए, तो कम से कम 2-3 मिनट पहले बॉडी को होल्ड करिए, उसको शांत करिए, तब पानी पिए। पानी ना पीने से नहीं मरोगे, लेकिन जल्दबाजी में पानी पीने से मर जाओगे। तो थोड़ा ये सब भी ध्यान रखा करो, ठीक है। दूसरा, अब एक्चुअल होता क्या है, जैसे खाना खाने के बाद ही तो पानी पीते हो, नोटिस करो। तो पहले तो पीते हो, ठीक है, अब नोटिस करो कहा जाता है, देखो हर चीज के पीछे लॉजिक है। खाना खाने से 30 मिनट पहले पानी पी लीजिए, ताकि भी जब खाना खाओगे, तो खाना जाएगा, तो वो खाना तोड़ने के लिए है ना, तो कम से कम पानी पहले से पी के रखे रहो, ताकि तोड़ने में बॉडी को आसानी रहे। या तो अगर आप पी रहे हैं तो फिर खाना खाने के 30 मिनट बाद ही पीजिए, क्योंकि आपके पेट में 1.5 का एससीएल निकल रहा है, तो वो भी ध्यान दीजिए कि नहीं तो सडन डाउन हो जाएगा, तो वो भी ध्यान दीजिए। तो या तो पहले पी लो या तो 30 मिनट बाद पियो, ये रीजन है। तो एक्चुअल क्या होता है कि जब आपको प्यास लगती है तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? आपके पास हाइपोथैलेमस को किस नाम से जाना जाता है? हाइपोथैलेमस को किस नाम से जाना? बताओ क्योंकि 10th तो पढ़ के ही आए हो, तो क्या पूछ रहे हो? हाइपोथैलेमस को किस नाम से जाना जाता है? हाय ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है वो। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? मास्टर ग्लैंड, और उसको कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है किसको? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि बॉडी में पानी की जरूरत है,
तो पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी तुरंत पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करेगा, प्यास लगती ही है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तुरंत आपके बॉडी के थ्रस्ट ग्लैंड को एक्टिव कर देगा। थ्रस्ट ग्लैंड एक्टिव होते ही आपको लग जाएगी प्यास। अच्छा, जब पानी पीते हो तो पीते ही रहते हो, रोकते हो ना कुछ देर के बाद, क्योंकि जब पानी हो जाता है सफिशिएंट तो बॉडी फिर कहती है हो गया सफिशिएंट, तो फिर वापस सिग्नल जाता है किसके पास, हाइपोथैलेमस को, हो गया पानी कम करो। तो वो फिर वापस ऑर्डर देगा किसको, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी फिर पोस्टीरियर को ऑर्डर देगी और थ्रस्ट ग्लैंड को क्या कर देगी, इनएक्टिव कर देगी और आप पानी पीना बंद कर देते। हर चीज के पीछे का लॉजिक है, बॉडी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो पानी आप प्यास लगती है इसलिए नहीं पीते हो, आपको प्यास लगवाई जाती है तब आप पीते हो, नहीं तो ला लगवाए तो आप पियोगे नहीं। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो पानी के प्रेजेंस में आपकी बॉडी में जो आप पानी पी रहे होते हो उस पानी का, देखो आपकी बॉडी जो भी जा रहा है हर चीज का यूज है। सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तुम लेते हो ऑक्सीजन, तुम लेते हो, हाँ तुम नहीं लेते हो, रोक के देखो कितने दिन रोक पाते हो। तुम लेते तो तुम्हारे ऊपर रहता ना, जब मन करे रोक लिया, जब मन करे छोड़, नहीं रोक के देखो ज्यादा देर नहीं रोक पाओगे। बॉडी की डिमांड है, बॉडी को चाहिए आप कितना भी कुछ नहीं, वो आपको निभा देगी बॉडी। तो ऑक्सीजन जो आप लेते हो तो उस ऑक्सीजन का यूज रिस्पायरेशन में हो जाता है, जो आप पानी पीते हो उसका यूज कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है, जो खाना खा रहे हो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में गया हुआ हर एक चीज आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उसको यूज कर लेती है। अब सुनो, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो तीन चीज पार्ट में टूट सकता है, या तो मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ऑलिगो में होता है 2 से लेके, ये जनरली कहते हैं 2 से लेके 10 तक। अगर आप ग्लूकोज लिए, आप कार्बोहाइड्रेट लिए, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया सुक्रोज, तो सुक्रोज को जब पानी के साथ ट्रीट करोगे तो सुक्रोज जब ट्रीट करोगे तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 ये निकल करेंगे, तो वो आएगा ऑलिगो के अंदर। अगर पानी से रिएक्शन कराने के बाद सिर्फ 2 यूनिट निकली तो वो डाइसैकराइड, 3 यूनिट निकली ट्राइसैकराइड, 4 यूनिट निकली टेट्रा, 5 निकली पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नॉन, यही तक होता ही है। ठीक, उससे ज्यादा जब अगर निकल गया, आपने कार्बोहाइड्रेट को पानी के साथ रिएक्शन करवाया और 10 से ज्यादा यूनिट निकल गए, तो वो किसके अंदर आ गया, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, रेजिन, ये सब ज्यादा निकलते हैं। और आपने सबसे छोटी यूनिट, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या निकलेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये लोग एक ज्यादा नहीं सकते। तो हाइड्रोलिसिस करने पर अगर 1 यूनिट निकला मोनोसैकेराइड, 2 से लेके 10 तक निकला ऑलिगोसैकेराइड, और 10 से ज्यादा निकला तो पॉलीसैकेराइड। समझ आया? सबके एग्जाम्पल आप याद किए रखिएगा कि कौन सा किया, बाकी समझा दिया, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, राइबोज कहाँ है, राइबोज कहाँ चुका है, पढ़ चुके हो। राइबोज शुगर कहाँ मिलता है, किसमें मिलता है राइबोज शुगर, 12 देने जा रहे हो भाई, 100 दिन बचा है। राइबोज शुगर तुम भी देने जा रहे हो, तो तुम्हारे में चैप्टर तो है बायोमोलिक्यूलर, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर, तो ये आरएनए और डीएनए में यही शुगर प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये याद कर लो, ऑलिगोसैकेराइड में अगर सुक्रोज टूटेगा तो 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज, तो 2 यूनिट निकले, ये बेसिकली डाइसैकेराइड के एग्जांपल। माल्टोज टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पे टूटेगा, अगर लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा। सुक्रोज चीनी में होता है, माल्टोज चने में होता है, जो जर्मिनेटिंग सीड लोग चना सुबह भिगो के खाते हैं उसमें माल्टोज होता है, इसीलिए कहते हैं कि चना खाओ माल्टोज मिलेगा उससे, वो टूटेगा तो ग्लूकोज। चना खाने से आधा ग्लूकोज, घोड़ा क्या खाता है, समझे, और ग्लूकोज माल्टोज को तोड़ोगे तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। सोचो, ग्लूकोज ही तो चाहिए, ग्लूकोज सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बना देगा, इसलिए तो घोड़े के पास ज्यादा होती है क्योंकि वो चना ही खाता है। ठीक, और लैक्टोज मिलता है दूध में, लैक्टोज मिलता है दूध में, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टो वर्ड जहां आता है वो दूध के लिए होता है, तो दूध में आपका लैक्टोज मिलता है। जो दूध आपको मीठा लगता है ना वो इसी वजह से लगता है क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। गाय का भैंस का दूध पियो अगर
शुद्ध वाला, पैकेट वाला नहीं, शुद्ध वाला पियो तो आपको दूध मीठा लगेगा, बिना चीनी डाले ही मीठा लगेगा। वो इसीलिए क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर होता है, इसीलिए वो मीठा लगता है। ठीक है, पानी डाल दो उसी में 1.5 सारा, अभी उसका लैक्टोज शुगर कम हो जाए। ठीक, तो ये याद कर लेना कि सुक्रोज को तोड़ोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, माल्टोज को करोगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, लैक्टोज को करोगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट व्हिच यील्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस को भी समझा ही दिया। पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। तो ये 10 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और टेस्ट में स्वीट भी नहीं होते हैं, मीठे भी नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और आपका गम हो गया। तो ये लोग आपके पेड़ की छाल से जो लेटेक्स निकलता है रबड़, उसी को गम बोलते हैं। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, पेड़ की छाल से चिपचिपा सा निकलता है, वाइट वाइट उसका निकलता है, हाँ, तो वो गम होता है। नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूसिंग शुगर, द कार्बोहाइड्रेट व्हिच रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंट रिएजेंट आर रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर। पढ़ रहे हो भाई, क्या होता है जरा दोनों बताओ। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट का पूरा कंप्लीट यूज कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है? कुछ लोग के यहाँ तो कंप्लीट होके पहले ही चल रही है। ऑर्गेनिक तो कंप्लीट ही हो गया, पहले ही चल रही है। टॉलेन और फेलिंग कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, और ये टॉलेन और फेलिंग एक्चुअल में होते क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में यूज होता है ये, बताओ जी। सर पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, पहली चल रही ना तुम्हारे यहाँ में। हाँ अच्छा, दूसरी क्या क्या चल रहा है? तब तो आई याद आ रहा है, क्या बताए थे नहीं। ऐसे ही सेम इवेंट आपके साथ पेपर में घटेगा। जब पेपर बैठोगे ना तब बहुत याद आएगा, यार नाम तो सुना लग रहा है, क्या था वो लिख नहीं पाओगे। वहां भी यही सेम क्लियर हुआ। सबसे पहले समझिए, पढ़ा चुके हैं हम उसे पढ़ा दिए थे तुम लोग को, हेलो एल्केट में ही और अल्कोहल में ही हम पढ़ा दिए, इसको याद नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये दोनों। पहली बात तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 तरीके के होते थे, पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल को इनको दोगे, गाड़ी डायरेक्ट कहां रुकेगी जाके? कार्बोक्सिलिक पे रुकेगी गाड़ी। ये सब सब पढ़ा चुका हूँ, नहीं पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। अगर आपके पास अल्कोहल है और आपके पास एल्डिहाइड है, अभी ऑर्गेनिक शुरू होने दो। देखो अब एक काम आपको करना खुद से रहेगा। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो ऑर्गेनिक तो पढ़िएगा, लेकिन साथ साथ अपना पीछे वाला ये सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल ये छूट ना पाए आपके हाथ से, वो रेगुलर रिवीजन में रखना, बाकी इसको तो हम रटवाई देंगे। अगर आपके पास अल्कोहल है और गाड़ी डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक पे रोकनी है आपको, तो आप वहां यूज करिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, या अल्कलाइन KMnO4 लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट। टाइट्रेशन से यूज होगा, पर्पल कलर का है, अभी 2 महीने बाद यही करोगे, KMnO4 करोगे, टाइट्रेशन यूज करोगे इसी को। ठीक, दूसरा आप अगर ये चाह रहे हैं कि हम गाड़ी रोक रोक के बनाएं, तो आप पहले अल्कोहल से पहले आप क्या बनाइए? एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड से आप क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक। तो अगर आप गाड़ी रोक रोक के बनाना चाहते हो एल्डिहाइड, तो पहले आप यूज करोगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या तो आप जोन्स रिएजेंट यूज करिए CrO3, या तो आप PCC यूज करिए, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट यूज करिए, तो गाड़ी एल्डिहाइड पर रुक जाएगी। अब एल्डिहाइड के बाद तुम चाहे स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो, गाड़ी कार्बोक्सिलिक से आगे नहीं जाएगी। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है। तो आप चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए चाहे आप वीक लीजिए, गाड़ी उनसे आगे नहीं जाएगी। समझ?
स्ट्रांग और वीक हो गया। अब बचता है इन दोनों के बीच, ना तो बहुत स्ट्रांग ना तो बहुत वीक, मतलब वीक है, थोड़ा सा और कमजोर माना जाएगा। तीसरा आता है माइल्ड। माइल्ड में क्या है, आपके पास एल्कोहल और एल्डिहाइड, चलो क्योंकि आप एल्डिहाइड पे उसको ज्यादा यूज किए हो, तो क्या होता है कि जब आप एल्डिहाइड को यूज करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दो होते हैं आपके। पहला हो गया आपका फेहलिंग सोल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, और दूसरा हो गया आपका टॉलेंस रिएजेंट। तो माइल्ड है, ये माइल्ड है तो ये सीधे नहीं बना पाएगा, ये स्टेप पे बनाता है। तो एल्डिहाइड पहले कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होता है। जब इस कार्बोक्सिलेट आयन को फर्दर आप ट्रीट करते हो एसिडिक मीडियम से, तब वो जाके कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। जब हम पढ़ाएंगे एल्डिहाइड तो हम बताएंगे, लेकिन आपको तो पढ़ाया जा चुका होगा ना, पढ़ तो दिए ही होगे, एनसीईआरटी में दिया है कैसे कैसे लिखा गया, उसको क्या देख रहे हो, तुमको पढ़ाया गया है, तुम्हारा तो बहुत पहले पूरा हो गया था। तो जब एल्डिहाइड को बेसिकली, जब आप एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब आप ट्रीट करते हो, तो गाड़ी पहले कार्बोक्सिलेट आयन पर रुकेगी जाके, क्योंकि माइल्ड है ना तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो स्ट्रांग नहीं होने की वजह से वो पहले कार्बोक्सिलेट पे करेगा, फिर वो ये दिया है, मतलब मेरी पुरानी बुक है, सेकंड पार्ट है, मेरी पुरानी बुक है, आपको ये मिल जाएगा। जब आप बुक एल्डिहाइड वाला चैप्टर खोलोगे, आपको हेडिंग मिल जाएगा रिडक्शन, तीसरी हेडिंग है आपके पास ऑक्सीडेशन। तो वहां वो क्लियर कट दो टेस्ट बताए हैं, एक बताया टॉलेंट टेस्ट और एक बताया फेहलिंग टेस्ट। तो दोनों में ही कॉमन है, पहले एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलेट आयन में, और वो कार्बोक्सिलेट आयन फिर आगे चल के आगे चल के कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक। और यही सेम फेहलिंग में भी एल्डिहाइड पहले कार्बोक्सिलेट में, और टॉलिन वाले को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते थे, याद है? भूल गया, अब भूल गया। टॉलिन वाले को सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते थे, क्योंकि सिल्वर कलर, सिल्वर बनता था वहां, ट्यूब में सिल्वर बनेगा, चमकेगा वो तेल, पेपरों में सीधे पूछेगा गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट। अब देखो सर पकड़ना शुरू हो रहा है, ये सब क्या था भाई, ये सब तो पढ़ा ही नहीं, सवाल गया तो क्या हो गया। हाँ तो ये आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये पहले कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट करेगा, फिर आपका इसमें करेगा। दूसरी बात, फेहलिंग सोल्यूशन, तो इसको दो लोग मिलके बनाते हैं, पहला एक्वस कॉपर सल्फेट और दूसरा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं। इन दोनों को मिलाइए तो एक बनता है फेहलिंग सोल्यूशन ए, जिसको एक्वस कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और दूसरा होता है फेहलिंग सोल्यूशन बी, क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोचेल सॉल्ट बोलते हैं। दोनों सोल्यूशन को आपस में मिलाइए ए और बी, तब आपको क्या मिल जाएगा, फेहलिंग सोल्यूशन। उस फेहलिंग सोल्यूशन को आप यूज करिए, आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट में, कार्बोक्सिलेट को फिर से एसिडिक एनवायरनमेंट दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट, समझ आया। और जो टॉलिन होता है वो तो सीधे अमोनियम, सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो, ठीक है, तो वो बनता है। अब इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है, इसको आप बना के रख नहीं सकते, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। जैसे मैं भले यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं जहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं वहां बताऊंगा, बट याद रखो, तुमसे पूछेंगे कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप क्यों नहीं यूज कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही चाहिए। एनसीईआरटी ने वो लाइन लिखी है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही चाहिए, बना के स्टोर नहीं कर सकते, बना के स्टोर कर दोगे तो काम ही नहीं करेगा। तुरंत बनाओ, तुरंत यूज करो। कुछ खाना ऐसा होता है तुरंत बनाइए, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आप फ्रिज से निकालिए तो आप तुरंत पीजिए, तो रख दोगे तो फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको रख दो कोई दिक्कत नहीं, जैसे चिप्स हो गया, आपका रख दो, जब मन पे खा लेंगे, खाना ही हो गया। खाना अच्छा कब लगेगा, जब आप गरम खाओ तो ज्यादा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ने कुछ चीजें लिखी है, ठीक है, पहला ही लाइन लिखा है, ऑन वार्मिंग विद एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो ये जो इसने दो वर्ड लिखा है ना वहां, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसका मतलब ही यही है कि तुरंत बनाओ, तुरंत यूज करो। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग को आप
स्टोर नहीं कर सकते। तो आप बताओ, अगर आप लेबोरेटरी में गए और आपसे टीचर ने कहा ये एल्डिहाइड कन्वर्ट करो कार्बोक्सिलिक में, तो आप वीक यूज करेंगे वहां की आप माइल्ड यूज करना चाहिए? वीक, क्योंकि जो बना बना के रखा, वीक वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा वो, लेकिन प्रॉफिट है ना, बना है, रखा, यूज आया, यूज किया, चल दिया। माइंड वाले में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम, वही है, खाना बन के रखा है, जाओ निकालो खाओ। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जाओ पहले बनाओ और फिर खाओ। तो घर पे गए, घर पे बोले मम्मी क्या बना है, तो मम्मी कही दाल चावल बना है, और बन गया तुरंत है। तो मम्मी कही कुछ और बना दो, तो मम्मी कही या तो जो बना है चुप्पा मार के खाओ वही, और नहीं तो जाकर खुद बना लो। आप फिर बेटर ऑप्शन कौन सा लेते हैं? खुद खा लो। जो है वही खा लो, कौन जाए मेहनत करने। तो सेम ऐसे ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के साथ आप इसको बनाते नहीं है, बहुत जरूरी पड़ गया, बहुत इमरजेंसी पड़ गया, तब इसको बनाया जाता है। तो एक्चुअली इसको बनाएंगे, इसको एक्चुअल टेस्ट करना था, इसको टेस्ट करना था क्या, एल्डिहाइड की। फेहलिंग और टॉलिन ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड के साथ सक्सेसफुल रिजल्ट देंगे, लेकिन दोनों के दोनों कीटोन के साथ रिजल्ट नहीं देंगे। तो अब आप सुनिए, 3 बीकर रखा है सामने, और तीनों बीकर में से कहा गया है किसी एक बीकर में एल्डिहाइड है और किसी 2 बीकर में कीटोन है। तो आप कैसे पता करेंगे? इन्हीं दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए, इन्हीं में से किसी दोनों को एक में, तीनों में डाल दीजिए। तो जिसमें एल्डिहाइड होगा उसमें सिल्वर, मान लो अगर आप टॉलेंट डाले होंगे, मान लीजिए आपके पास 3 बीकर है, जिसमें आपने टॉलेंट डाला होगा उसमें तुरंत सिल्वर मिरर बनना स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें सिल्वर मिरर बनना स्टार्ट हो गया, मतलब उस बीकर में कौन है, एल्डिहाइड। जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब उस बीकर में कौन है, कीटोन है। हो गया ना, एल्डिहाइड और कीटोन अलग है। दूसरा, अगर आप फेहलिंग डालेंगे तो ब्राउन कलर का पीपीटी नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जिस बीकर में ब्राउन कलर का पीपीटी नीचे बनना स्टार्ट हो गया, मतलब उसमें कौन था, एल्डिहाइड। जिसमें नहीं बन रहा है उसमें कौन है, कीटोन है। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को ऐसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो पूछेंगे कि ये टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग द एल्डिहाइड एंड कीटोन, पहले चैप्टर में एक टेस्ट बताया गया था, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट, याद है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करता था। टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा विद इन अ सेकंड, सेकेंडरी अल्कोहल टाइम लेता है विद इन अ मिनट, और प्राइमरी अल्कोहल देता ही नहीं है। क्या प्राइमरी अल्कोहल कभी नहीं टर्बिडिटी देगा? देगा, रेजोनेंस के साथ देगा। अगर रेजोनेंस है उसके पास तो वो भी विद इन अ सेकंड आपको टर्बिडिटी दे देगा। यही है ऑर्गेनिक। जितना पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक डिपेंड करता है आपके टीचर पर। जब टीचर हर चीज की क्लियरिटी, कौन सा कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, तो वो आपको आएगा समझ में। ठीक, तो बेसिकली जो शुगर, सुनो, जो शुगर, अब आप सुनिए इसको समझो। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड भी हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट में कीटोन भी, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी, डेफिनेशन में क्या बोले हो पीछे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यही तो बोले हो। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो है तो ये भी कार्बोहाइड्रेट और है तो ये भी कार्बोहाइड्रेट, है तो दोनों कार्बोहाइड्रेट। अब इन दोनों सोल्यूशन में को एक बार इसमें डालो, जैसे फेहलिंग को या टॉलिन में से किसी एक को इसमें डालो, और आप फेहलिंग और टॉलिन को इसमें डालो। इसमें कौन है, कीटोन है, इसमें कौन है, एल्डिहाइड है। तो जब ये डालोगे तो समझो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये क्या करवाने आ रहा है, ये क्या करवा, सामने वाले का क्या करेगा, अरे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले के लिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन करेगा, अपना क्या करेगा, रिडक्शन, मतलब अपना क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो सामने एल्डिहाइड को वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और खुद को क्या कर देगा। तो जो शुगर फेहलिंग और टॉलिन को रिड्यूस कर देंगे वो शुगर क्या कहलाए, रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं कर पाएंगे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे मैं हूं फेहलिंग या टॉलिन, आप इमेजिन करिए मैं हूं फेहलिंग और टॉलिन, ठीक है। अब इनमें से मान लो ये है आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक। अच्छा, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं एजेंट हूं, तो मैं इनके लिए वो एजेंट,
तो ये जब हमको देखेंगे तो इनका लाट पकड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहेंगे है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है, मुझे ऑक्सीडाइज करने के लिए आ रहा है, इनके लिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, तो इनको क्या लगेगा कि मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है, मुझे ऑक्सीडाइज, तो मैं इन्हें ऑक्सीडाइज करूंगा तो मैं खुद क्या होऊंगा, तो मैं रिड्यूस होऊंगा। तो जब मैं इनके साथ रिएक्शन करूंगा तो मैं रिड्यूस हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये एल्डिहाइड है, फेहलिंग और टॉलिन किसके साथ रिड्यूस होता है? अभी तो बोला एल्डिहाइड है, लेकिन जब मैं इनके साथ जाऊंगा तो क्योंकि ये कीटोन है तो ये मैं रिड्यूस हो पाऊंगा इनको, क्योंकि कीटोन के साथ रहता ही नहीं। ये भी तो शुगर है, ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है, और ये भी शुगर और कार्बोहाइड्रेट ही है, ये भी शुगर, ये भी शुगर, ये हमको रिड्यूस कर दिए कि नहीं कर दिए? अपना तो ऑक्सीडाइज हो गए और हमको क्या कर दिया? और ये अपने नहीं ऑक्सीडाइज हो पाए तो हमको रिड्यूस। तो जो शुगर हमको रिड्यूस कर लिया, मेरे लिए वो शुगर क्या बन गया? रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि मुझे ये रिड्यूस कर दिया। अब डेफिनेशन फिर से पढ़ो। द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस फेहलिंग और टॉलिन, वो कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग और टॉलिन को रिड्यूस कर देगा, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। समझ आया? कहाँ गया? अस्तर कहाँ गया मेरा? हटा दो मैंने। ये सब ध्यान रखो, भी तो शुरू होने दो और ये चल। हाँ नहीं डिपेंड करता है ना सामने कौन। फेहलिंग और टॉलिन के लिए वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, फेहलिंग और टॉलिन, क्योंकि फेहलिंग और टॉलिन उसको एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाएगा, कीटोन कर नहीं पाएगा उसको, तो उसके लिए वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड के लिए वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। अभी जब आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो वो और मजा आएगा, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म विद एक्सप्लेनेशन में, वो ऊपर ऊपर से जाएगा तो फिर जाएगा भी जाएगा ही। हाँ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं, हर रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म, कब कहाँ कौन आया, कहाँ गया, कैसे आया, कैसे चला गया, सब मिलेगा आपको। हाँ चलिए, पहला है आपका मोनोसैकेराइड। अच्छा मोनोसैकेराइड समझा दिया कि मोनोसैकेराइड बेसिकली जब हाइड्रोलिसिस करोगे कार्बोहाइड्रेट का तो एक यूनिट अगर निकलती है तो मोनोसैकेराइड कहलाएगा। मोनोसैकेराइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज नोन एज एल्डोज। अगर आपका मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड रखा हो तो मत उसको बोलते हैं एल्डोज ग्रुप, और अगर वो कीटोन रखा हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका यही दोनों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसको यहीं पे क्लियर रखो। ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोन। तो इसके लिए वर्ड ग्लूकोज में वर्ड होगा एल्डोज और इसमें वर्ड हो जाएगा कीटोज। तो जिस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा वहां एल्डोज, और जिसमें कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा वहां कीटोन। ठीक, अब वो कार्बन के एटम पे डिपेंड करता है। देखो अगर 3 कार्बन एटम होंगे तो ट्रायोज, 4 कार्बन होंगे टेट्रोज, 5 कार्बन होंगे पेंटोज, 6 होंगे हेक्सोज, 7 होंगे हेप्टोज। अब अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो एल्डो ट्रायोज, 4 कार्बन का होगा एल्डो टेट्रोज, 5 कार्बन एल्डो पेंटोज। यही सेम अगर 3 कार्बन वाला कीटोन होगा जैसे। अब मुझे बताओ 6 कार्बन होते इसमें भी, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12, और फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12। 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखोगे? हेक्सोज। और इसके बाद भी 6 कार्बन है तो इसके लिए भी बेसिकली लिखोगे तो 6 कार्बन, लेकिन इसके पास एल्डिहाइड है तो इसके लिए हो जाएगा एल्डो हेक्सोज, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोज, और उसके पास कीटोन है तो इसके लिए हो जाएगा कीटो हेक्सोज। समझ आया? वही वो डिफरेंशिएट किया। क्लियर हो गया? समझ आया? चलो पहला आपका मोनोसैकेराइड, और यही आएगा पेपर, इसी के रिएक्शंस आपको पेपर में दिए जाएंगे, तो रिएक्शन से भी करवाएंगे। ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। ग्लूकोज आपका फ्रीली भी होगा, मतलब अकेले भी प्रेजेंट हो सकता है या किसी के साथ कंबाइन भी हो सकता है। कंबाइंड इन द सेंस ये सुक्रोज में भी प्रेजेंट है, माल्टोज में भी प्रेजेंट है, लैक्टोज में भी प्रेजेंट है, अकेले भी प्रेजेंट रहेगा, तो ये कंबाइन में भी रहेगा, फ्री में भी रहेगा। प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी, जितने मीठे फल या जितनी भी मीठी चीजें होती हैं उन सब में कौन प्रेजेंट होता है? से पका हुआ संतरा,
पका हुआ अंगूर, पका हुआ आम, पका हुआ बनाना, सब में कौन होगा? जो चीजें आपको फल मीठे लग रहे होंगे, हनी हो गया, जो चीजें मीठी लग रही सब में कॉन्फिडेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। जो अंगूर होता है हद से ज्यादा पक गया होता है वो उसमें भी होता है, और पके हुए अंगूर का शराब बनता है, बियर और उसी का बनता है, राइप ग्रेप्स का ये उसका बनता है। ठीक, ध्यान रखो। हाँ चलो अगला लाइन है, ग्लूकोज इज डेक्सट्रोज दैट इज लाइट रोटेटेड इन राइट हैंड साइड। अभी क्या है, अभी आप जो हमसे पढ़ा है हेलो एल्केन और हेलो एलिन, उसको तो हम पढ़ा चुके हैं, याद हो अगर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ा रहे थे तो पोलरीमीटर था, पोलरीमीटर में केमिकल डालते थे, उसमें से लाइट पीपीआर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते थे, वो सिर्फ एक को ही लाइट जाने देगी बाहर। फिर उस लाइट को आप जिस भी केमिकल के अंदर डालेंगे, अगर उस केमिकल ने उसको लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, और अगर उस केमिकल ने उसको राइट साइड रोटेट कर दिया तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो ग्लूकोज आपका कैसा है? डेक्स्ट्रोज। इसका मतलब है ग्लूकोज के अंदर से जब आप लाइट को पास करेंगे तो ग्लूकोज उस लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट करवा देगा। अभी के लिए आप इतना जान के रखिए, जब हेलो एल्केन पढ़ाएंगे वहां पर पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अभी डाटा से याद कर लो कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज होता है। दूसरा एक वर्ड याद कर लीजिए, ये डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो वर्ड राइट के लिए यूज होता है, RIGHT। जैसे नॉर्मली आपका हार्ट इधर होता है, लेकिन करोड़ों में किसी एक का हार्ट राइट साइड होता है, ऐसे लोग को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिएक। जिनका हार्ट लेफ्ट में ना होके राइट में, बताओ लेफ्ट, यही लेफ्ट में ना होके राइट में होता है, ऐसे पेशेंट्स को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिएक। तो डेक्स्ट्रो का मतलब ये होता है राइट, और कार्डिएक का मतलब हार्ट। तो डेक्स्ट्रोज का मतलब ये कि लाइट की ग्लूकोज किधर बेंड करेगा, लाइट राइट हैंड साइड बेंड करेगा। ठीक, ग्लूकोज बनाओगे कैसे? तो ग्लूकोज आप दो तरीकों से बना सकते हो। पहला आप शुगर से बनाइए, दैट इज केन शुगर, गन्ने से। दूसरा आप स्टार्च से बनाइए। पहला है आपका फ्रॉम शुगर। तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखिए पहला है आपका शुगर, आप शुगर से बनाएंगे। तो शुगर का मतलब हो गया क्या? शुगर का मतलब सुक्रोज। तो सुक्रोज का मतलब C12H22O11। इस सुक्रोज को कोई भी एसिडिक मीडियम आप प्रोवाइड कर दीजिए, कोई भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दीजिए। एसिडिक मीडियम का मतलब है वहां से निकल के क्या आएगा, ये एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन ही देगा, खाली तुमको वही लेना है। कोई भी एसिडिक मीडियम इसको दे दीजिए जहां से H+ आएगा, ये एसिडिक मीडियम इस सुक्रोज को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। तो C6H12O6 ये डायरेक्ट उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। एक तो ये बनेगा, और दूसरा आपका C6H12O6 जिसमें एक आपका बनेगा ग्लूकोज और एक आपका बनेगा फ्रक्टोज। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये डायरेक्टली आपको बन जाएगा। जो NCERT ने क्लियर कट लिखा है कि आप सुक्रोज को डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 अल्कोहलिक सोल्यूशन में आप दोनों को ट्रीट कर दीजिए, आप ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। सेकेंड, स्टार्च से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। लगभग 2 से 3 प्रेशर इनके पास होता है। तो आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला है, जो आपका सेकंड वाला है, जो आपको स्टार्च से बनाना है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। ये होता है स्टार्च का फॉर्मूला। अब देखो समझो, इसके कितने मॉलिक्यूल आप लेके जाएंगे आपको नहीं क्लियर है। तो इसके हो सकता हो हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल आप लेके गए हो, तो जितने ले जाओगे इसलिए नीचे क्या करना है, N। और इसको हाइड्रोलिसिस कराना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो पानी, तो करोड़ों हजारों पता नहीं कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं स्टार्च के, तो पानी भी तो नहीं क्लियर होगा, तो पानी की भी कितना होगा, NH2O। ज्यादा से ज्यादा इसको 2 से 3 ATM प्रेशर दे दो और 323 केल्विन इसको टेम्परेचर दे दो, बाकी का काम आप छोड़ दो, खुद ब खुद स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। लेकिन ग्लूकोज भी कितना बनेगा ये क्लियर नहीं होगा। ये 2 तरीके हैं जिनसे आप ग्लूकोज बनाते हैं। पेपर में पूछना होगा तो आपसे पूछेंगे, हाउ वुड यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, या हाउ वुड यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। या तो डायरेक्टली पूछेंगे या तो वो ऐसे घुमा के पूछेंगे, हाउ वुड यू प्रिपेयर कर।
393 है कि 39 अरे हो गया थोड़ा सा 93 हो रहा मेरा बोलने लिखने थोड़ा सा हो गया। इसमें H2O भी तो रहेगा ऊपर वाले फर्स्ट वाले में पानी। इसमें है। अरे पानी, वो पानी इसलिए दिया गया है, पानी से भी क्या निकलता है, वो काम वही है। अरे वो इसलिए पानी का काम, जैसे पानी का काम है मीडियम देना, सुक्रोज क्या है, चीनी। तो चीनी अकेले कहाँ रिएक्शन करवाओगे, नहीं करा पाओगे ना, तो वो चीनी किसी में तो डालना पड़ेगा। चीनी किस में डालोगे, पानी में, और फिर उस पानी में बाहर से क्या डालोगे, डायल्यूट H2SO4 डालो या डायल्यूट। तो चीनी को मीडियम चाहिए ना, तो मीडियम के लिए पहले चीनी को पानी डाल दो, और फिर उसके बाद उसमें बाद में आप उसमें डायल्यूट H2SO4 या डायल्यूट एसिड डाल दीजिए, बाकी का काम वो खुद कर देगा। इतना आसान भी नहीं, जितना लग रहा है आसान है उतना आसान भी नहीं है, वो बहुत सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके ये कन्वर्ट